जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो पेडागॉगी प्रैक्टिस सेट का अगला ये पार्ट 58 नंबर जो सेट हम आज सॉल्व करने वाले हैं और जिसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके पहले हम 57 आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुके हैं और पेडागॉगी के साथ हम पैरेलल आपकी ईवीएस की भी सीरीज़ ला रहे हैं और उसमें भी आप लोग के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया है। सो उसके लिए थैंक यू। और आगे हम इसी तरह की मेहनत करके डालते रहेंगे क्वेश्चंस। और ये जो है ये आपकी सीरीज केवीएस आपके सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, इसमें भी समान रूप से आपके उपयोग में आने वाली है। तो देखना नहीं भूलिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, विकास स्वरूप का ज्ञान एक शिक्षक को मदद करता है। अ नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स हेल्प टीचर। तो यदि बच्चे का डेवलपमेंट का ज्ञान है एक टीचर को, तो वो टीचर की किस प्रकार से हेल्प करेगा। जीवन भर के अनुभव प्रदान करने में, कक्षा की बैठक व्यवस्था में, बच्चे के अधिगम का मार्गदर्शन सही करने में, या उपरोक्त सभी। आपको लग रहा होगा उपरोक्त सभी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लाइफ टाइम उसको अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, जीवन भर के अनुभव प्रदान करने हैं। तो इसके लिए उतनी जरूरी नहीं है कि कक्षा में बैठक व्यवस्था के लिए भी उतना जरूरी नहीं है। जो सही उत्तर है इसका वो है बच्चे के अधिगम का सही मार्गदर्शन करने में। गाइड द चाइल्ड्स लर्निंग प्रॉपरली, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यदि टीचर को विकास का स्वरूप पैटर्न पता है डेवलपमेंट का, तो बच्चे के लिए लर्निंग के लिए अच्छे से वो गाइड कर पाएगा प्रॉपरली। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में सही नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, पता है आपको, समान से विशिष्ट होता है। दर एक दूसरे में भिन्न होती है, विकास की दर एक समान होती है, ये इसका गलत है। आपको पता है डेवलपमेंट की रेट जो है असमान होती है, दर अलग अलग होती है। लेकिन विकास का जो क्रम है वो एक जैसा रहता है कि शैशवावस्था, फिर आपकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, क्रम एक जैसा रहता है। विकास की दर असमान होती है, इसीलिए ये कैसा है, प्रश्न के बारे में सही नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब माता पिता बहुत सख्त हो जाते हैं, अधिकारपूर्ण होते हैं, तब बच्चा, व्हेन पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेटिव, देन बच्चा क्या हो जाएगा, किशोर निर्भर हो जाएगा। यही है सही उत्तर कि यदि उनके माता पिता बहुत सख्त व्यवहार करते हैं, अधिकारपूर्ण, उसे कोई इंडिपेंडेंट कार्य नहीं करने देते कोई भी, तो बच्चा क्या हो जाएगा, पूरा निर्भर हो जाएगा। और भविष्य में जब भी उसे कोई इंडिपेंडेंटली कार्य करना है स्वतंत्र रूप से, तो उसे बहुत परेशानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत सख्त हैं माता पिता तो वह स्वतंत्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिम्मेदार बन जाता है, आत्मविश्वासी बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो क्या है, निर्भर हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा पूरी तरह से दूसरों पर। अगला देखते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा आत्मगौरव का यहाँ पर है सेल्फ प्राइड और व्यक्तित्व की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्राप्त करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है, आपको याद कर लेना है। मनोवैज्ञानिक जो फेल हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट ग्रीन जो हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि समाजीकरण प्रक्रिया को इन्होंने बताया है कि बच्चा जब सेल्फ प्राइड और सांस्कृतिक विशेषताओं को प्राप्त करता है तो वह समाजीकरण प्रक्रिया में शामिल कहलाता है, या वह इसी तरह में बच्चे का समाजीकरण होता है। अगला देखते हैं, बच्चे कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आपका मोरल वैल्यूज़ है, इनके डेवलपमेंट में क्या भूमिका है। आपकी प्रेयर असेंबली होती है, प्रॉपर सोशलाइजेशन, पूर्ण का मतलब यहाँ उचित होना चाहिए, उचित समाजीकरण, और बुद्धि जो है, ये तीनों चीज़ें हैं बच्चे की सोशलाइजेशन में, आपके नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको पता होना चाहिए प्रेयर में जो है बहुत सारी मोरल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं स्पेशल टॉपिक्स में। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्राथमिक विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार करना सीखना क्या है। प्राइमरी जो है स्कूल में क्या करता है बच्चा, तो यहाँ पर आप गलत नहीं करिएगा कि प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण होगा, यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण होगा। आपको अच्छे से ये बात पता है, मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि आपका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, वो कहाँ होता है, वो आपका परिवार में होता है, माता पिता के साथ होता है। तो आपका प्राइमरी जो प्राथमिक समाजीकरण परिवार में होगा, द्वितीयक समाजीकरण आपका विद्यालय में, किसी संस्था में,
पीयर ग्रुप के साथ, इन चीज़ों में जो है आपका द्वितीयक समाजीकरण होता है किसी बच्चे का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपहास किए जाने और न्याय किए जाने के डर से किशोर विपरीत लिंग की संगति में संकोच महसूस करते हैं। यह किस प्रकार की समस्या है? जो एडोलसेंस है वो हेजिटेट होते हैं, वो विपरीत लिंग का मतलब लड़के लड़कियों से या गर्ल्स जो हैं बॉयज से संगति में फ्रेंडशिप करने में हेजिटेट करते हैं। किस डर से? कि कहीं उनका मजाक नहीं बन जाए, कहीं वो जजमेंटल नहीं हो जाए। तो यह एक समस्या है सोशल, ये आपकी सोशल प्रॉब्लम है। और सोशल प्रॉब्लम के और एग्जांपल ये हैं कि ये एक इंट्रोवर्ट का भी एक एग्जांपल है। कोई बच्चा इंट्रोवर्ट होता है तो उसने देखा होगा कि परिवार में रिश्तेदारों के बीच भी बहुत कम जाता है। फैमिली फंक्शंस होते हैं या कभी आपकी परिवारों में रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ होती हैं तो वहाँ भी वो बहुत कम अटेंड करता है, वो बचता है इन सब चीज़ों में जाने से। तो इंट्रोवर्ट ही होता है, और ये इंट्रोवर्ट है, सामाजिक एक प्रकार की समस्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यदि घुल मिल नहीं रहे लोगों से तो आपका सोशल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। तो ये आपका पहला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे तीव्र और सार्थक समाजीकरण किस अवस्था में होता है? रैपिड एंड सिग्निफिकेंट सोशलाइजेशन आपको पता है सबसे ज़्यादा एडोलसेंस स्टेज में होता है, किशोरावस्था में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है माता पिता की जगह जो दोस्तों से, पीयर ग्रुप से ज़्यादा घुल मिल जाता है, बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करता है ना। तो ये जो है किशोरावस्था में सार्थक और सबसे तीव्र समाजीकरण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संभवतः बच्चे के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है। सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक समाजीकरण जो विकास है आपका वो कहाँ होता है? साथियों और घर भाई बहनों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है उससे होता है। समान लिंग वाले माता पिता के साथ उसकी पहचान यदि जुड़ जाती है माता पिता से। भावनात्मक सुरक्षा का उनके सापेक्ष स्तर, रिलेटिव डिग्री इमोशनल सिक्योरिटी, और घर का वातावरण। तो जो सामाजिक विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है आपका घर का वातावरण, कि द एटमोसफियर ऑफ द होम वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे के सामाजिक विकास का। कि जिस प्रकार से घर का वातावरण होगा, यदि अच्छा वातावरण होता है तो एक अच्छे तरीके से बच्चा सामाजिक विकास होता है और आगे बहुत आगे वो अन्य कई क्षेत्रों में वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक सबसे अधिक चलने वाला है? Which of the following is the earliest and most sustained source of social contact of the child? तो शिक्षक, परिवार, तो सबसे ज़्यादा जो है परिवार होता है, आपकी फैमिली जो है ये सामाजिक संपर्क सबसे प्रारंभिक होता है, सबसे अधिक चलने वाला होता है। आपको पता भी होगा कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण, वो परिवार में ही बच्चे का होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास, गामक का मोटर कौशल्स का मतलब हो गया आपकी मसल्स का, आपके शरीर का विकास, शरीर के मध्य भाग से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ये आपने अच्छे से पढ़ा है। इसको बोलते हैं समीप दूरस्थ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, कि केंद्र से पूरी आपके परिधि की ओर बढ़ता है मध्य भाग से। यदि और बात करें कि शीर्षाभिमुख का होता है कि बच्चे का विकास उसके सर से उसके पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर विकास होना क्या कहलाता है? आपका शीर्षाभिमुख या सेफेलोकॉर्डल कहलाता है। सर्पिलाकार ये विशिष्टता ये अलग है। सर्पिलाकार क्या कहलाता है कि बच्चा जो है कि हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में बहुत चीज़ें सीखता है, कैपेसिटी बिल्ड करता है, बहुत सारे नैतिक मूल्य, सामाजिक विकास होता है, और अवस्था परिवर्तन के साथ पुराने जो उसके एक्सपीरियंस है वो लेकर के अगली अवस्था में प्रवेश करता है। इस तरह से वो सीखने का उसका क्रम सर्पिलाकार रहता है। विशिष्टता का मतलब जो सामान्य से विशिष्ट होता है विकास का क्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोरों में जो सुसाइड होता है, सुसाइडल टेंडेंसी इन द एडोलेसेंस डेवलप बिकॉज, तो क्यों होता है? भोजन विकार है, सहकर्मी दबाव है, जैविक समस्या। तो भोजन विकार की वजह से नहीं बढ़ रही है समस्याएं सुसाइड, और आपका जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये नहीं है। अब ऑप्शन बचते हैं दो, कि पीयर प्रेशर होता है या लोनलीनेस। तो पीयर प्रेशर भी होता है, लेकिन यदि वो दोस्तों के बीच में है तो कभी भी उसके मन में आता भी है तो भी उसके दोस्त इन सब से बचा लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये लोनलीनेस है, क्योंकि जब वो अकेला रहेगा, कभी कुछ हो गया उसके कॉलेज में, स्कूल में, कुछ भी उसकी लाइफ में, तो अकेले में होने पर उसके बहुत बुरे ख्याल आते हैं। उस टाइम में क्या होता है कि किशोर जो होता है अपने फादर मदर से अपने कम
बात कर पाते हैं, कम अपनी भावनाओं को फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस स्थिति में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है एडोलसेंस एज में। तो ये आपका अकेलापन जो है, लोनलीनेस, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 12 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? इंक्वायरी लर्निंग इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो इंक्वायरी लर्निंग मतलब कि खोजबीन करके जो सीखना प्रक्षा अधिगम है। तो ये आपके संज्ञानात्मक कौशल के विकास में होता है, कॉग्निटिव स्किल के डेवलपमेंट में सहायक है। इंक्वायरी का मतलब खुद से ही हम खोजते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसको किसमें, गूगल में सर्च डायरेक्ट मार देते हैं, सर्च कर लेते हैं, और जब सीख लेते हैं तो ये आप किस तरह, ये आपकी लर्निंग कैसे कहला गई? इंक्वायरी लर्निंग कहला गई। आगे देखते हैं, बच्चे के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। तो एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त परिवार में। क्योंकि आपको पता है सामाजिक विकास तब जितना अधिक कोई बालक बच्चा है सामाजिक संपर्क में रहेगा। सामाजिक संपर्क मतलब जितने लोगों के संपर्क में रहेगा आपके बचपन से ही, उतना अधिक उसका सामाजिक विकास होने की संभावना रहती है। तो ज्वाइंट फैमिली में आपको पता है बहन भाई, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब होते हैं। तो बच्चे का संयुक्त परिवार में अधिक विकास होता है। सामाजिक विकास की बात की गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की अवधि के दौरान एक सामाजिक परिवर्तन है? तो एडोलेसेंस पीरियड में एक कौन सा परिवर्तन होता है? सोशल चेंज। तो पेशियों का विकास, तो ये सोशल चेंज है नहीं, ये आपका फिजिकल चेंज है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन, तो ये होता है आपका स्वान्वेषण मूल्यांकन। माता पिता से सहकर्मियों की ओर उन्मुख होना, तो माता पिता की जगह बच्चे किसकी ओर उन्मुख होते हैं? सहकर्मियों की ओर। तो ये दोनों सही हैं। तो आपको भी पता होगा कि माता पिता से ज़्यादा जो है जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, वो अपने दोस्तों से अपने हर तरह की बातें शेयर करते हैं। इसलिए कई बार कहा भी जाता है, आजकल आपने देखा भी होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एक फ्रेंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो इसीलिए आपने देखा होगा क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि माता पिता से वो सहकर्मियों की ओर उन्मुख हो जाते हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करने से वो सारी चीज़ें शेयर कर सकता है एक फ्रेंड की तरह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? लेव वाइगोत्स्की का आपको पता है सिद्धांत है आपका ऐसा, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है। तो ये कल्चरल टूल्स पर अधिक जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर अधिक जोर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के मार्गदर्शन के में शिक्षकों की भूमिका न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू है? अधिगम का वो मार्गदर्शन दे रहा है, गाइडेंस कर रहा है टीचर, तो न्यूनतम भूमिका, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से? पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने वाली अंतर्दृष्टि का विकास करना। अंतर्दृष्टि इंसाइट आपने पढ़ा होगा, इंसाइट आपने एक सिद्धांत पढ़ा है, कोलबर्ग का पढ़ा होगा, सूझ और अंतर्दृष्टि का, वहाँ से आपको इससे ले सकते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब जब हम खुद से हमारे अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सूझ जो आ जाती है उसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। बाधाओं अवरोधों को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास, बिल्कुल टीचर की भूमिका है इसमें। प्रोत्साहन, नैतिक समर्थन का प्रावधान, इनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट, ये टीचर करता है। कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल हेल्प, ये टीचर करता है। लेकिन किसी पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने वाली अंतर्दृष्टि का विकास, ये कोई टीचर नहीं कर सकता है। तो ये जो उत्तर है आपका न्यूनतम पहलू है किसका? शिक्षकों की भूमिका का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्र संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? कि टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? तो वेरी इनफॉर्मल और इंटीमेट आपका अंतरंग, ये नहीं, बिल्कुल गलत है। केवल कक्षा तक सीमित होना चाहिए, तो ये भी नहीं है कि वो कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाए, क्योंकि एक शिक्षक की ये भी भूमिका होती है, वो भविष्य के लिए मार्गदर्शित करे और जीवन के लिए भी वो गाइड करे बच्चों को। मैत्रीपूर्ण और समाज, हाँ, ये कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल रहनी चाहिए कि एक टीचर की मर्यादा भी होनी चाहिए। दूसरी एक मैत्रीपूर्ण मतलब वो अपनी चीज़ों को अपने टीचर से शेयर भी कर सके, अपनी समस्याओं को और अपनी हर तरह की बातों को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अपनाई जाती है? तो ये कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम मेथड, प्रोजेक्ट
इंटरप्रिटेशन, व्याख्या विधि, समस्या प्रश्न, ये सभी प्रकार की यदि विधियां अपनाते हैं तो एक प्रोग्रेसिव क्लास कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा, फिर से आ गया यही प्रश्न कि कक्षा सेटअप में शिक्षक वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा देता है। तो किस तरह का वातावरण प्रदान करता है? इंक्लूजन को डिस्करेज करता है, तो ये गलत है। रिपीटिशन को बढ़ाता है, ये गलत है। प्रमोट डिस्कवरी, खोज को बढ़ावा दे रहा है, तो वो कैसा है? प्रगतिशील कक्षा वो कहलाएगी आपकी, है ना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि अब बात करें कि प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, कि हम किस कक्षा को प्रगतिशील कक्षा कहेंगे, तो आपको कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। यदि कक्षा यदि स्टूडेंट सेंट्रिक है, छात्र केंद्रित है, तो वो कैसी कक्षा कहलाएगी? प्रोग्रेसिव क्लास कहलाएगी। यदि बच्चों को डिस्कवरी या खोज को बढ़ावा दिया जा रहा है क्लास में, तो वो एक प्रगतिशील कक्षा कहलाएगी। आपका वहाँ पर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र, जहाँ पर हर एक बच्चे को समान भूमिका है, हर एक को प्रश्न पूछने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो वो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट कहलाएगा क्लास में। और वहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग यदि हो रही है और आईसीटी का यूज़ हो रहा है, आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो भी वो क्लास कैसी कहलाएगी आपकी? वो एक प्रोग्रेसिव क्लास कहलाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे प्रोग्रेसिव क्लास के। अगला पॉइंट प्रश्न देखते हैं। पाठचर्या की किसी विधा, शाखा, विधा लिखा है यहाँ पर कि महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और उसकी उनकी आयोजन विधियों के बारे में विद्यार्थियों को गहन बोध प्रदान करने पर बल देना चाहिए पाठचर्या को। तो उनकी संकल्पनाओं, कॉन्सेप्ट और उनकी आयोजन, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात की गई है और उसकी क्या है? आयोजन विधि के बारे में विद्यार्थियों को बल देना चाहिए, उनके बारे में बोध का मतलब उनका नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहिए पाठ्यचर्या को, करिकुलम को, और करिकुलम इसीलिए बनाया भी जाता है। अगला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह की केस स्टडीज बहुत सारी आपके एग्जाम में आने वाली हैं, आप ये मान करके चलिए। अशोक को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वह इसमें बहुत अच्छा खेलता भी है, कॉलेज में टीम का कैप्टन है, बहुत अधिक समय से क्रिकेट खेलने या क्रिकेट देखने में व्यतीत करता है ज़्यादातर टाइम, वॉचिंग क्रिकेट एंड नेवर गेट टायर्ड और बोर, वो कभी बोर नहीं होता है उससे। तो कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित कर रहा है? क्या चीज़ है जो उसको ये सब कर रही है, कभी वो बोर नहीं हो रहा है क्रिकेट से? तो वो मैच्योरेशन है, मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, या लेवल ऑफ एस्पिरेशन? तो ये उसका एक मोटिवेशन काम कर रहा है जो उसको कभी बोर नहीं होने दे रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो चीज़ें आपकी हॉबी हैं, जो आपको खेल खेलना पसंद है, गाने गाना, इस तरह की जो हॉबी हैं वो आप काम करते हैं, आप कभी बोर नहीं होते हैं, है ना। और इसको मोटिवेशन में ये एक इनर मोटिवेशन है, मतलब उसको खुद से ये मोटिवेशन आ रहा है, और जब इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यदि बात करें पढ़ाई की, चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, स्ट्रेटजी पढ़ने की, केवीएस की, कौन सी बुक पढ़ें, क्या छोड़ें, मोटिवेशन देख लें, लेकिन जब तक इनर मोटिवेशन नहीं आएगा तो वो बात नहीं आएगी आप पढ़ने में। इनर मोटिवेशन आएगा तो आप पढ़ेंगे भी और पढ़ने का मज़ा भी आएगा। और वही दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। जब आप मज़े के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपकी हॉबी होती है उसमें आप मज़े के साथ काम करते हैं, आप बहुत इन्जॉय करते हैं, और जब भी आप पढ़ना इन्जॉय करने लगेंगे तो समझ लीजिए आपका बहुत जल्दी आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, इनर मोटिवेशन भी आएगा, वो एक एज अ हॉबी आपकी काम करेगी, राइट। और यही है, जब समझ के हम पढ़ते हैं एंजॉय की तरह, स्टोरी की तरह, तब हमारा सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्य योजना के कौन से चरण में छात्रों को मुख्य पाठ के लिए तत्पर करने वाली छोटी गतिविधियां निर्मित की जाती हैं? अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कोई हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उसके पहले हम करा देते हैं, तो वो एक वार्मर्स कहलाती हैं, तत्पर करना। एक और चीज़ कहलाती है आइस ब्रेकर्स, यहाँ पर आई नहीं, आइस ब्रेकर्स कहलाती हैं। आइस ब्रेकर्स क्या होती है? जब आप पहली बार कक्षा में जाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बच्चे थोड़ा हेजिटेट रहते हैं। आइस ब्रेकर्स कुछ ऐसी भी एक्टिविटी देती हैं, कुछ ऐसी पोएम सुना देते हैं, आप कुछ ऐसा गा देते हैं, कुछ आप उनको रोलिंग हाथ से करा देते हैं, स्काउट क्लैप करवा देते हैं, है ना। कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिससे आपका इंटरेक्शन बढ़ जाए बच्चों के बीच में, वो आइस ब्रेकर्स हैं। वार्मर्स क्या है? कोई आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ आपने उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट किया टॉपिक को, ये सब चीज़। जैसे आप कोई बारिश या फिर वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं,
तो आप एक स्टोरी ऐसे जोड़ सकते हैं कि आप घर जा रहे थे एक बार और आप रास्ते में भीग गए। उस दिन आपने सोचा कि वो कैसे भीग गए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों से आप खुद ही पूछिए कि बच्चों आपको पता है कि कैसे मैं भीग गया, ये कहाँ से पानी आया, वो सब बता देंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू होगा तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट रखिएगा कि जब भी आपकी टीचिंग होगी इंटरव्यू में, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, अब जो भी इंटरव्यू आप देंगे, तो भले ये तो मैंने लेवल पीआरटी का बताया था, तो वहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी इंटरव्यू की। कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, ज़रूर टॉपिक को उनके पुराने एक्सपीरियंस से जोड़िए, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, क्लास में भी आपको इंटरव्यू में भी बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और इंटरव्यू की तैयारी आपकी यहीं तैयारी के दौरान ही होती है। आप इंटरव्यू के लिए आपको 1 महीने मिलेगा, 1 महीने में आप खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो टॉपिक है समझ के साथ पढ़िएगा, ताकि वहाँ पूछा जाए तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका वार्मर्स कहलाएगा। आगे देखें, एक मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर स्टोरी की, बच्चे जो है ना आज बहुत जवाब देते हैं। वहीं पर जब आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे बहुत सारे बच्चे होंगे, उन्हें पहले से वाटर साइकिल जो आता होगा, है ना। लाइक जैसे मैं आपको एक अपनी क्लास का इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा चांद वाली अम्मा, एक स्टोरी है चांद वाली अम्मा, शॉर्ट में बताऊंगा 1 मिनट के अंदर ही। हिंदी में ऐसी ही एक स्टोरी है कि एक बूढ़ी रहती है, दादी रहती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, लेकिन जो बादल है, जो आसमान है, वो इतना नीचे रहता है कि वो टकरा टकरा जाती हैं उससे। तो एक बार वो झाड़ू फेंक करके मारती हैं। चंद्रमा जो है वो परेशान करता है, तो झाड़ू फेंक करके मारती हैं तो इतनी ऊपर चला जाता है आसमान, चंद्रमा भी वहीं उतनी दूर चला जाता है ना। लेकिन वो झाड़ू ले जाता है, झाड़ू लिए जाता है, तो झाड़ू पकड़े रहती हैं वो, तो आसमान में वो चंद्रमा के साथ, वो झाड़ू के साथ चंद्रमा में पहुंच जाती हैं, है ना। अब मैं ये पाठ पढ़ा रहा था तो वहीं बच्चे कह रहे हैं कि चंद्रमा में सर वो कैसे रह सकती है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। इवन एक बच्चे ने ये तक बता दिया कि वहाँ की ग्रेविटी 1/6 रहती है। तो आजकल के जो बच्चे हैं अपन से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो तरह तरह के कार्टून्स देखते हैं, उसमें भी काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ें बता दी जाती हैं बीच बीच में, जिसका इफेक्ट दिखता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 कथन दिए गए हैं, उस कथन का विकल्प का चयन करें जो कथनों के बीच संबंध को सही तरह से दर्शाता है। हम स्कूल के शारीरिक वातावरण को सुधार करेंगे, छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये 2 हैं। पहला कथन दूसरे कारण है। देखिए आप, छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि हम सुधार करेंगे, यही होगा ना। पहले हम क्योंकि हम सुधार करेंगे इसलिए स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो दूसरा जो है, पहला कथन दूसरे का कारण है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अधिगम मूल्यांकन का चक्र जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मैं एकदम फास्ट में बता देता हूँ आपको, आप खुद भी आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हम असेसमेंट मूल्यांकन जो है इवेल्युएशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन की योजना तैयार करते हैं और संगठन करते हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट का। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये पहला नंबर हो गया जो दूसरा था। इसके बाद से टीचिंग लर्निंग को इंटीग्रेट करते हैं असेसमेंट के साथ, कि हमारी जो शिक्षण पढ़ा रहे हैं उसको हम असेसमेंट के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हमारा बीच बीच में असेसमेंट भी होता रहे। तो दूसरा, उसके बाद पहला, इसके बाद हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद हम फीडबैक देते हैं। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो आप देख लीजिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर आपका रिवीजन तो हुआ ही होगा बहुत सारे क्वेश्चंस का। और मैं बता दूं, आपके जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप साथ में सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपकी ये वीडियो काम में आने वाली है, मेरी सारी वीडियोज़, क्योंकि जल्द ही आपकी सुपरटेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और सीटेट तो हर 6 महीने साल में होती रहती है, उसके लिए भाई आप केवीएस पढ़ सकते, ये पेडागॉगी पढ़ सकते हैं। वैसे मुझे कुछ सजेशन दिए गए थे कि केवीएस का आप पेडागॉगी पढ़ा रहे हैं तो फिर ये सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में कैसे काम में आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उनसे कहा भी है कि आप देखिए, जैसे आप संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं जीन पियाजे का,
तो यदि आप केवीएस के लिए पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे हैं, तो क्या सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए क्या अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे? या फिर यदि जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने इसीलिए सिद्धांत थोड़ी ना बनाया था कि वो केवीएस में पूछे जाएंगे, सीटेट में नहीं पूछे जाएंगे, या फिर यूपीटेट सुपरटेट में पूछे जाएंगे। तो पेडागोगी कहीं भी आएगी तो आपको जो विकास के सारे सिद्धांत हैं, वो चाहे केवीएस है, सीटेट, यूपीटेट है, या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें पेडागोगी आएगी, उसमें आपको सिद्धांत पढ़ने ही होंगे और हर एक में आपके काम में आने वाला है ये। तो यदि आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर वीडियो देखिए, जरूर वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।